हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से इकाई है यहाँ पे 9 जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अध्याय है 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण अभ्यास का हल देखने वाले हैं, ठीक है। और ये भी जानने वाले हैं कि इस पार्ट से कौन कौन से जो प्रश्न है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को भी सही लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्न की तरफ। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्या आप 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं, ठीक है। पता लगाइए कि वे चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेट की सहायता लें। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इंटरनेट की सहायता ही ले रहे हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, इधर क्रम संख्या लिखा गया है और इधर पुनर्योगज प्रोटीन और यहाँ पे उपचार के प्रयोग, ठीक है। तो देखिए ध्यान देंगे, इधर पुनर्योगज प्रोटीन रहेगा और इधर उपचार के प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा मानव इंसुलिन यानी कि ह्यूमोलिन, ठीक है। तो मधुमेह के उपचार में। सेकेंड में है मानव वृद्धि हार्मोन, जिसे शॉर्ट में HGH भी कहते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा बौनेपन के उपचार में, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे इंटरफेरॉन। तो देखिए जो इंटरफेरॉन होता है विषाणु संक्रमण व कैंसर रोगों के उपचार में होता है, ठीक है। अब देखिए 4 है यहाँ पे है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसे FSH भी कहते हैं। तो ये प्रजनन तंत्र से जुड़े रोगों के उपचार में किया जाता है, ठीक है। देखिए 5वां है यहाँ पे इंटरल्यूसिन 2, ठीक है, यहाँ पे कैंसर के उपचार में। 6 में आता है यहाँ पे फैक्टर 8 व 9, ठीक है, ये हो जाएगा हीमोफीलिया के उपचार में। ओके, अब देखिए 7 है यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन, ठीक है, एक्टिवेयर, इसे TPA कहते हैं। तो हो जाएगा मायोकार्डियल यहाँ पे है इंफार्क्शन, ठीक है, हृदय पेशी रोग या हृदयघात। ओके, 8 में आता है यहाँ पे एल्फा गैलेक्टोसाइड A, ठीक है, हो जाएगा पेट रोगों के उपचार में एंजाइम यहाँ पे है रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अब देखिए 9 में आता है यहाँ पे यूरोगेस्ट्रोन, हो जाएगा घाव भरने हेतु, ठीक है। 10 में आता है यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, ये हो जाएगा रुधिरहीनता के उपचार में। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है यहाँ पे एक सचित्र चार्ट आरेखित निरूपण के साथ बनाइए जो प्रतिबंधन एंजाइम को जिस क्रियाधार DNA पर यह कार्य करता है उसे उन स्थलों को जहां यह DNA को काटता है वह इनसे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है, ठीक है। तो एक सचित्र चित्र बनाने का रहा है। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल से लिखा तो कुछ आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट देखिए पिक्चर वगैरह भी आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको शो कर देंगे NCERT बुक से, ठीक है, वहीं से बनाया गया है। तो आप लोग भी बना लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। आपके NCERT बुक में भी होगा, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आता है कक्षा 11वीं में जो आप पढ़ चुके हैं उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या DNA, आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा DNA के जैविक, ठीक है। यहाँ पे है बृहदाणु जटिल संरचना वाले होते हैं, ये प्रोटीन्स एंजाइम से भी बड़े जैविक यहाँ पे गुरु अणु होते हैं, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के संश्लेषण संबंधी सारी सूचना एक DNA खंड जीन में होती है। एक DNA में हजारों जीन होते हैं, इसका अर्थ है हजारों प्रोटीनों के निर्माण से संबंधित सूचना DNA में होती है, ठीक है। आगे है यहाँ पे अतः DNA ही बड़ा अणु है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। मानव की एक कोशिका में DNA की मोलर सांद्रता क्या होगी, अपने अध्यापक से परामर्श लीजिए। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग जाएगा। उत्तर में हो जाएगा मोलर सांद्रता, ठीक है, किसी पदार्थ की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में उसकी मात्रा की माप होती है। इसे सामान्यतया मोलरता के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ की मोलरता 1 लीटर आयतन में उपस्थित
उसके अणुओं की संख्या होती है। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। ठीक है, अब आइए इसको याद रखना है, इसका मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। देखिए, एक मानव कोशिका द्विगुणित में डीएनए की मोलर सांद्रता बराबर हो जाएगा कुल क्रोमोसोम संख्या गुना 6.023 गुना 10 के पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 46 गुना 6.023, ठीक है, गुना 10 के पावर 23 इक्वल टू हो जाएगा 2.7 गुना 10 की पावर 18 मोल। ठीक है, डीएनए एक मोल बराबर हो जाएगा 6.023 गुना 10 की पावर 23 डीएनए अणु। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 5 आता है, क्या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? अपने उत्तर सही सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तर हो जाएगा नहीं, सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस नहीं मिलते हैं। ये कुछ जीवाणुओं में आक्रमणकारी जीवाणु भोजियों के डीएनए से अपनी रक्षा करने हेतु उपस्थित रहते हैं। ये जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। यह एंजाइम डीएनए को काटता है। सुकेंद्रकी कोशिकाओं में डीएनए मिथाइलेटेड होता है, जो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपनी रक्षा कर सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 आता है, अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त की तुलना में कौन सी अन्य कंपन फ्लास्क सुविधाएं हैं? ठीक है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट में, बायोरिएक्टर में किसी पुनर्योगज प्रोटीन का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, जो छोटे से फ्लास्क द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पे जैव रिएक्टर में पीएच तापमान आदि के नियंत्रण हेतु व्यवस्था होती है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे इसमें फोम ब्रेकर होता है। फोर्थ में यहाँ पे समय समय पर प्रदर्श निकालकर उनकी जांच की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 आता है। देखिए बोल रहा है, शिक्षक से परामर्श कर 5 यहाँ पे पैलिंड्रोमिक अनुप्रयास करना होगा कि क्षारक युग्म नियमों का पालन करते हुए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बनाने के उदाहरण का पता लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ECORI 5 3 करके यहाँ पे हो जाएगा GAATTC, और फिर देखिए सी है ना यहाँ पे, तो सी यहाँ पे कर दिया, डबल टी है तो डबल टी यहाँ पे कर दिया, और ए कर दिया यहाँ पे, और जी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया, यानी कि ऑपोजिट कर दिया एक तरह से। ओके, फिर वही देखिए सेकेंड में कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे 5 है, AGCT 3 है, तो देखिए 3 इधर चला आएगा, AIU में I, और देखिए और T इधर आ गया, C यहाँ आ गया, G यहाँ आ गया, A यहाँ पे आ गया, और 5 इधर था तो इधर आ गया, यानी कि सब में वैसे ही है। ठीक है, PST I में भी वो वैसा ही हो रहा है। देखिए 5 है, यहाँ पे C है, T है, G है, C है, A है, G है, 3 है, तो देखिए यहाँ पे 3 यहाँ था तो 3 यहाँ आ गया, G यहाँ था तो G यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, और जो यहाँ पे A था ये सेकेंड में आ गया। ठीक है, C यहाँ पे आ गया, G यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया और C यहाँ आ गया। यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 आ गया। ठीक है, यानी कि उल्टा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे BAMHI, यहाँ पे देख लीजिए 5 यहाँ पे है ना, GGATCC3। ठीक है, तो देखिए जस्ट इसके अपोजिट इस तरह से होगा। देखिए 3 यहाँ था, 3 यहाँ आ गया, ओके, C यहाँ था, C यहाँ पे आ गया, डबल C आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे एक सेकेंड आ गया है, देख सकते हैं T यहाँ पे A का A है, G का G है, यहाँ पे है 5 का 5 है, ठीक है, 3 का 3 है। ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में HIND थर्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5AAGCTT3। ठीक है, तो देखिए 3 का 3 यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया, डबल T, C का C, G का G, A का A है, A का A है, और देखिए 5 उधर था तो 5 इधर आ गया, तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लॉजिक है, आप लोग समझ जाएंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 8 आता है, अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था, यानी कि फर्स्ट प्रोफेज पैकेटीन। ठीक है, उप अवस्था में सूत्र युग्मक सम्मिश्र में एक या अधिक स्थानों पर गोल सूक्ष्म यहाँ पे घुंडियाँ दिखाई देने लगती है। इन्हें पुनर्संयोजन
घुंडियाँ कहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े क्रोमेटिड्स के मध्य एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इससे समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है। पुनर्संयोजन घुंडियाँ यहाँ पे उन स्थानों पर बनती है जहाँ पर यहाँ पे पारगमन हेतु क्रोमेटिड्स के टुकड़े टूटकर पुनः जुड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर एंजाइम को वरण योग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परिपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने वाली जीन की रिपोर्टर जीन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग एक वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में किया जा सकता है। यह इस बात का संकेत दे सकते हैं कि कोशिका ने वांछित जीन ग्रहण कर ली है या नहीं। इसका अर्थ है कि इन जीनों द्वारा पुनर्योगित ठीक है कोशिका की पहचान की जा सकती है। आगे यहाँ पे चिन्हक जिन किसी रंग पैदा करने वाले पदार्थ की उपस्थिति में ठीक है रंग पैदा करती है। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज रंग पैदा करने वाले पदार्थ की उपस्थिति में नीला रंग पैदा करता है। अगर नीला रंग बनता है इसका अर्थ है कि जिन अपने वास्तविक रूप में उपस्थित है वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विजातीय डीएनए इसमें प्रविष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस जीन में विजातीय डीएनए समाकलित कर देने पर यह निष्क्रिय हो जाती है। फलस्वरूप इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उत्पादन नहीं होता। इस एंजाइम की उपस्थिति में जीवाणु की सफ़ेद कॉलोनी बनती है। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे सफ़ेद कॉलोनी। यह सिद्ध करती है कि जीन का निष्क्रियकरण हो गया है। यह विधि एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन को वरण योग्य चिन्ह की तरह प्रयोग करने की अपेक्षा कम जटिल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 आता है, निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए क्रम है यहाँ पे प्रतिकृतियन का उद्भव। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिकृतियन का उद्भव। यह किसी भी वाहक का आवश्यक स्थल है। यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जब कोई डीएनए का खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति बना सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पे अतः यदि कोई लक्ष्य यानी कि टारगेट डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका उत्पत्ति स्थल या ओरी अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, अब देखिए ख में आता है यहाँ पे बायोरिएक्टर। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा बायोरिएक्टर। यह एक स्टेनलेस स्टील से बना बड़ा बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद यानी कि वेस्टी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि। सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर विलोडन यहाँ पे स्टीयरिंग प्रकार का है। ठीक है, अब आगे है यहाँ पे ये सामान्यतया बेलनाकार होते हैं। इनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक ठीक है, बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। अस्पार्ज्ड रीअस्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में हवा बुलबुले के रूप में भेजी जा सकती है। ठीक है, रिएक्टर में एक प्रक्षोभक ठीक है प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र ठीक है। आगे है वह प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अब देखिए ग में आता है अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, तो इस बारे में भी हम जानेंगे कि ये अनुप्रवाह संसाधन होता क्या है।
तो उत्तर में हो जाएगा अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, देखिए जब संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत उत्पाद तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इनमें पृथक्करण व शोधन सम्मिलित होते हैं। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्पाद को उचित परीक्षण के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 आता है, संक्षेप में बताएं। और देख लीजिए ये सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, संक्षेप में बताएं तो सभी को आपको ध्यान से देखना है। क्या पता कि एक का क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क में आता है PCR, आ ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो देखिए PCR का अर्थ ध्यान देंगे यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। यह कम मात्रा में उपलब्ध किसी DNA खंड की आवर्धन विधि है। इस अभिक्रिया में DNA पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्र यानी कि इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन की अनेक प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक DNA के टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त कर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देता है। यदि DNA प्रतिकृतियन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है। ठीक है, अब देखिए ख में आता है यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम और DNA। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, प्रतिबंधन एंजाइम और DNA। वर्ष 1936 में दो यहाँ पे एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक DNA से मेथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा DNA को काटता है। इन्हें रासायनिक चाकू या आणविक कैंची कहा जाता है। DNA अणु को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहा गया। ठीक है, यह जीवाणुओं की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से DNA से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड DNA संवाहक की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े DNA को स्थानांतरित करता है। इनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ग में आता है यहाँ पे काइटिनेज। उत्तर में हो जाएगा काइटिनेज। यह एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, जो काइटिन कवकों की कोशिका भित्ति के पॉलीसेकेराइड के पाचन के लिए आवश्यक होता है। अगर DNA को कवक कोशिका से प्राप्त करना हो तब काइटिनेज एंजाइम का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। बाद में DNA से प्रोटीन व RNA आदि अलग करने के लिए प्रोटीएज व RNase प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 आता है, अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेद करेंगे। तो हमसे पता कर लीजिए, यहाँ पे हम है ना कहे यहाँ पे प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्रीय DNA। ठीक है, उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड DNA व गुणसूत्रीय DNA में अंतर। ठीक है, तो डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मिड DNA एंड क्रोमोसोमल DNA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड DNA और यहाँ पे गुणसूत्रीय DNA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा, यह आकार में छोटा होता है अतः जीन की संख्या कम होती है 30 से कम। और यहाँ पे हो जाएगा आकार में बड़ा होता है अतः जीन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, सेकेंड में हो जाएगा संख्या में 1 से लेकर 100 या अधिक और यहाँ पे संख्या में 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है यहाँ पे, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं किंतु कुछ अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करता है, प्रोटीन नहीं होती। और यहाँ पे हो जाएगा जीवाणु के जीवन के लिए आवश्यक होता है, कुछ प्रोटीन जुड़ी होती है। ठीक है, 4 में आता है यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता, जिन उपस्थित इनका स्वतः प्रतिकीर्तिकरण होता है और यहाँ पे प्रतिरोधकता जिन अनुपस्थित। ठीक है, 5 में है समयुग्मन में भाग लेते हैं और यहाँ पे समयुग्मन में भाग नहीं लेते। ठीक है, ख में आता है यहाँ पे RNA और DNA। RNA और DNA में अंतर, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लोग क्रम संख्या लिख लेंगे, यहाँ पे RNA और यहाँ पे DNA।
अब देखिए क्या क्या अंतर होते हैं। तो आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे, इसमें पिरामिडिन क्षारक एडेनिन तथा यूरेसिल होते हैं। इसमें पिरामिडिन क्षारक एडेनिन तथा थाइमिन होते हैं, ये अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। थर्ड में आता है यहाँ पे, यह आवश्यक नहीं कि एडेनिन एवं थाइमिन की मात्रा तथा ग्वानिन एवं साइटोसिन की मात्रा बराबर हो, और इधर है एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए 4 है यहाँ पे, यह प्रायः एक रज्जुक होता है और यहाँ पे यह प्रायः द्विरज्जुक होता है। 5 में यहाँ पे, यह प्रायः स्वयं प्रतिकृत नहीं हो सकता, इसका निर्माण डीएनए द्वारा होता है और यह स्वयं प्रतिकृत हो सकता है। 6 है, केवल कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ है और यहाँ पे सभी कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखिए ग है जो कि लास्ट है, यहाँ पे है एक्सोन्यूक्लियेड और एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए एड है और यहाँ पे एज है, ठीक है। यहाँ पे एक्सो है, यहाँ पे एंडो है, और ये सभी बात आपको याद रखनी है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कुछ इस तरह से भी आप लोग छोटा मोटा अंतर लिख सकते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेड और एंडोन्यूक्लियेज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। तो देखिए एक्सोन्यूक्लियेज है डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, यह केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप तो लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी वीडियो सबके अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे वहाँ, ठीक है। तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, और आप सभी को आने वाले परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।